हेलो दोस्तों, चुनावी चर्चा के तीसरे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं शारदानंद और आज हम लोग बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र राज्य के बारे में बात करेंगे, यहाँ के पार्लियामेंट्री सीट के बारे में बात करेंगे। परफॉर्मेंस के आधार पे हम लोग वहाँ के सांसदों, कौन सबसे अच्छे सांसद है जिन्होंने एमपी लैड में अपना अच्छा योगदान दिया, उनके बारे में भी देखेंगे। किनका योगदान बहुत अच्छा नहीं रहा वो भी देखेंगे। शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र के कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ। ये पश्चिमी क्षेत्र का एक राज्य है, भारत का पश्चिमी क्षेत्र है, वहाँ का एक राज्य है और क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे आबादी वाला राज्य है और तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। अगर आप क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो सेकेंड है और वैसे अगर देखें तो ये तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। बॉर्डर की बात करें, क्योंकि ये स्टेट में आपसे पूछे जाएंगे, हर स्टेट के बॉर्डर के बारे में पूछा जाता है। तो पश्चिम में अरब सागर है, दक्षिण में कर्नाटक और गोवा है, पूर्व में तेलंगाना है और छत्तीसगढ़ है, उत्तर पश्चिम में गुजरात और दादर नागर हवेली और उत्तर में मध्य प्रदेश से ये घिरा हुआ है। इसके गठन की बात करें तो बॉम्बे राज्य के पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी हिस्सों, बिहार और विदर्भ, हैदराबाद राज्य के उत्तर पश्चिमी हिस्सों और राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम द्वारा सौराष्ट्र, जो कि वर्तमान गुजरात में है, को विभाजित करके इसका गठन किया गया था महाराष्ट्र स्टेट का, महाराष्ट्र राज्य का। 112 मिलियन पॉपुलेशन है और इसकी जो राजधानी है वो मुंबई में, उसकी आबादी लगभग 18 मिलियन है और जो कि भारत में सबसे अधिक आबादी वाला शहरी क्षेत्र इसे बनाता है, मुंबई को। वहीं अगर नागपुर है, नागपुर जो है राज्य विधानमंडल जो है उसका तो वैसे मुंबई में है, लेकिन जब उसका शीतकालीन सत्र होता है तो नागपुर बन जाता है उसका कैपिटल और विधानमंडल का जो सत्र है वो नागपुर में होने लग जाता है। और पुणे में कई शिक्षण संस्थानों की उपस्थिति के कारण ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट के रूप में उसे जाना जाता है। तो ये एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट किसे कहा जाता है भारत में, तो हम कह सकते हैं पुणे। क्यों कहेंगे? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि उसे उस तरह का एक ऑक्सफोर्ड की तरह फीलिंग देती है और इसीलिए उसका नाम ये रखा गया। दो नदी, गोदावरी और कृष्णा राज्य की दो प्रमुख नदियां हैं। नर्मदा और तापी नदियां महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और गुजरात की सीमा के पास से बहती है। महाराष्ट्र भारत का तीसरा सबसे अधिक शहरीकरण वाला राज्य है। ये महाराष्ट्र के लिए एक बहुत ही बड़ा एक बात है कि वो थर्ड लार्जेस्ट अर्बनाइज्ड सिटी वाला स्टेट है। उनके एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो राज्यपाल हैं सी विद्यासागर राव, मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। विधानसभा जो है वहाँ का, जो स्टेट में जो हाउस है वो बाइक कैमरल है, द्विसदनीय है। विधान परिषद 78 सदस्य वहाँ सीट हैं, 78 सीट हैं और विधानसभा में 288 सीट हैं। जिला कुल 36 वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है। लोकसभा की बात करेंगे क्योंकि हमने ये सीरीज ही शुरू किया था 2019 के लोकसभा के इलेक्शन को देखते हुए। कुल सीट है 48, 9 सीट जो है रिजर्व है वहाँ पे, 48 में 9 और 39 अनरिजर्व्ड हैं। उस 9 में 5 एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है और एसटी के लिए 4, यानी शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 4 सीट रिजर्व है। अब वहाँ पे कुल 4 फेज में 2019 का इलेक्शन होने वाला है। 11 अप्रैल, 18 अप्रैल, 23 अप्रैल, 29 अप्रैल, यानी अप्रैल में ही ये सारे इलेक्शन वहाँ पे खत्म हो जाएंगे। 4 फेजेज में होने वाले हैं। अप्रैल 1 में ये है वारधा, रामटेक, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चिमूर, चंद्रपुर, यवतमाल, वसीम। अप्रैल 18 को बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, हिंगोली, नांदेड़, परभणी, बीड, उस्मानाबाद, लातूर, सोलापुर। 23 अप्रैल को जालगांव, रावेर, जालना, औरंगाबाद, रायगढ़, पुणे, बारामत, अहमदनगर, माधा, सांगली, सतारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, हथकंगले। और जो अंतिम लास्ट चौथा फेज है अप्रैल 29, उसमें है नंदुरबार, धुले, दिंडोरी, नासिक, पालघर, भिवंडी, कल्याण, थाने, मुंबई नॉर्थ वेस्ट, मुंबई नॉर्थ ईस्ट, मुंबई नॉर्थ सेंट्रल, मुंबई साउथ सेंट्रल। तो ये जो सीटें हैं ये बहुत हाई प्रोफाइल है मुंबई की। और इस पे आपका जो एक इलेक्शन फाइट होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं आपको बताऊंगा अभी जब इलेक्शन का रिजल्ट आएगा कि इन सब सीटों पे कौन विजयी रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात कि महाराष्ट्र में 4 फेज में इलेक्शन होने वाला है, जो कि 11 अप्रैल से शुरू होगा, 29 अप्रैल को लास्ट फेज का इलेक्शन होगा। 2014 चुनाव की बात करें तो बीजेपी को 23 सीट मिले थे, कांग्रेस को 2, एनसीपी को 4, शिवसेना को 18, स्वाभिमानी पक्ष को 1 सीट। 2009 की बात करें, उससे 5 साल पहले की, तो बीजेपी को सिर्फ 9 सीट मिली थी, कांग्रेस को 17, एनसीपी को 8, शिवसेना को 11, स्वाभिमानी पक्ष 1, निर्दलीय 1 और बीवीए पार्टी को 1 सीट मिली थी। अब 2019 में देखा जाएगा कि किस तरह ये जो चुनावी जो हाथी है वो किस तरह अपना करवट बदलता है, किस तरह से महाराष्ट्र के लोग
कैसे लोगों को चुन के भेजते हैं, किस पार्टी को महत्व देते हैं। अगर हम एमपी लैड फंड की बात करें, जो मैंने पिछली बार यूपी से शुरू की थी, यहाँ पे देखिए कि अभी तक लगभग 150 करोड़ रुपए अनस्पेंट रहे इन 5 सालों की बात अगर हम करें तो। हालांकि ये फिर भी ठीक ठाक एक हम लोग नंबर कह सकते हैं कि अगर यूपी की बात करें तो लगभग 400 करोड़ रुपए अनस्पेंट थे। तो उस सेंस में अगर आप देखें एमपी लैड फंड के बारे में, तो महाराष्ट्र के जो एमपीज हैं उन्होंने ज़्यादा पैसा खर्च किया है डेवलपमेंट कार्यों के तहत। और जैसा कि मैंने बताया कि इसके तहत एमपी लैड के तहत संसद सदस्यों की भूमिका केवल कार्यों तक ही सीमित रहती है और इसके बाद जिला प्राधिकरण डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जिम्मेदारी होता है कि वो कार्यों को किस तरह से मंजूरी दे, कैसे निष्पादन करे, कैसे निर्धारित समय के अंदर उसको पूरा करे। वहीं अगर बेस्ट परफॉर्मिंग एमपी की बात करें, सिर्फ हम अगर बेस्ट परफॉर्मिंग एमपी की बात करते किस चीज़ के ऊपर कि किस एमपी ने कितने फंड के लिए जो है अपना रिकमेंडेशन दिया है काम करवाने का, अगर इसके ऊपर हम लोग बात करें तो वहाँ पे अशोक महादेव राव, ये गढ़चिरौली चिमूर जो एसटी सीट है, ये शेड्यूल ट्राइब्स के लिए ये रिजर्व सीट है, वहाँ से इन्होंने 67.8 यानी 67 करोड़ 80 लाख का उन्होंने अपना रिकमेंडेशन भेजा, जिसमें से सरकार ने 19.36 का जो है वो सैंक्शन किया है। अनस्पेंट 2.89 करोड़। लेकिन अगर ये देखें आप तो ये इनका बहुत ही ज़्यादा एक दिखता है कि काम करने की तो भावना है, वो काम करना चाहते हैं। वो देखिए 67 लगभग 68 करोड़ रुपए के उन्होंने इन 5 सालों में अपना एक रिकमेंडेशन दिया है। वहीं दूसरे नंबर पे हैं दिलीप कुमार, मनसुख लाल गांधी अहमदनगर से हैं, 55 करोड़ के लगभग इन्होंने रिकमेंडेशन दिया है। राजीव शंकर राव साटव हिंगोली से हैं, 54.22 करोड़ है। श्री रामदास चंद्र भान जी हैं वारधा से, ये 47.92 करोड़ है। और श्री सदाशिव किसान लोखंडे शिरडी से हैं, ये भी एससी सीट है, 43.22 करोड़ रुपए का इन्होंने रिकमेंडेशन दिया है। इस पे देखें अनस्पेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन आप सबको ये एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि ये देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि आपको हर साल एमपी लैड फंड के तहत 5 करोड़ रुपए हर एमपी को मिलते हैं, तो 5 साल में 25-25 करोड़ सभी एमपी को मिलते हैं। लेकिन आप देखेंगे फंड रिलीज जो है ये कम है। ऐसा क्यों है? ये एक रीज़न है कि जब आप एमपी लैड के लिए कोई काम रिकमेंड करते हैं और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जो है उसे काम अप्रूव कराती है, तो उसे एमपी लैड का जो वेबसाइट है उस पर अपने कार्य के निष्पादन का सर्टिफिकेट या काम के प्रोग्रेस के बारे में इसके ऊपर अपडेट करना होता है। आप अपडेट करते हैं, उस हिसाब से फंड रिलीज की जाती है। अगर आप अपडेट नहीं करते तो सरकार फंड नहीं देती है। इसीलिए फंड यहाँ इतना है इनके लिए, लेकिन फंड रिलीज कम है। हालांकि इन्होंने रिकमेंडेशन बहुत दिया है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी की तरफ से काम का प्रोग्रेस क्या वो नहीं बताया गया, इसीलिए रिलीजिंग यहाँ से कम हुई है। और वैसे एमपी जिन्होंने इनके मुकाबले कम काम का रिकमेंडेशन दिया है वह है प्रीतम गोपीनाथ मुंडे वीर से हैं, सिर्फ 12.38 करोड़ का। राव साहब पाटिल दानवे जालना से 16.12 करोड़ का। और भावना गावली यवंतमल वाशिम से 17.87 करोड़ रुपए का। तो ये टॉप 3 है जिन्होंने थोड़ा लिस्ट रिकमेंडेशन है इनका काम को लेके, और इनके अनस्पेंट भी थोड़े ज़्यादा ही हैं। इनको भी देखिए, क्योंकि प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं हुई इसीलिए इनका जो है फंड रिलीज अभी तक उतना हुआ नहीं। तो ये थी पूरी बातें महाराष्ट्र के संबंध में, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए ज़रूरी हो। एमपी लैड के ऊपर आप परफॉर्मेंस इवेल्युएट कर सकते हैं और साथ ही किस किस डेट में यहाँ पोलिंग होने वाली है ताकि आप अपने जगहों को पहचान सकें। तो दोस्तों ये था चुनावी चर्चा का तीसरा एपिसोड। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके स्टेट के बारे में भी जल्दी इन्फॉर्मेशन लेके आने वाला हूं। और ये वीडियो अच्छा लगा इसे अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करें, दोस्तों में बताएं और देखते रहें जागरणन्यूज़.com।